आज की चर्चा का स्रोत थोड़ा अलग है। कोई लेख नहीं, कोई किताब नहीं, बल्कि ब्लू स्टार कंपनी का एक सेफ्टी मैनुअल। हाँ, और पहली नजर में ये बस नियमों की एक सूखी बोरिंग लिस्ट लग सकती है। बिल्कुल। पर सवाल ये है कि आप हजारों लोगों वाली एक खतरनाक कंस्ट्रक्शन साइट को, जहां हर कोने में खतरा है, आखिर चलाते कैसे हैं? सही सवाल है। क्या ये सिर्फ हेलमेट और बूट्स का खेल है, या इसके पीछे एक बहुत बड़ा एक अदृश्य सिस्टम काम करता है? मुझे लगता है जवाब दूसरे वाला है। ये दस्तावेज असल में उसी अदृश्य सिस्टम का एक तरह से ब्लूप्रिंट है। ये सिर्फ नियम नहीं है, ये अराजकता को कंट्रोल करने का एक विज्ञान है। तो चलिए इस मैनुअल की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि पर्दे के पीछे की ये दुनिया दिखती कैसी है। जरूर। तो शुरुआत कहाँ से होती है? मुझे लगता है सबसे पहले तो एक बड़ी सी EHS पॉलिसी होगी ना? हाँ, वो तो है ही। EHS यानी पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा पॉलिसी। पर वो तो बस एक, कह सकते हैं कि एक घोषणा है। अच्छा। असली खेल शुरू होता है योजनाओं की परतों में। सोचिए, एक इमरजेंसी रिस्पांस प्लान है, ये तो ठीक है, समझ आता है। हाँ, वो तो होना ही चाहिए। लेकिन उनके पास एक मॉनसून प्लान भी है। अरे वाह, मॉनसून प्लान। मतलब ये सिर्फ फिसलन से कैसे बचें, इससे कहीं ज्यादा होगा। बहुत ज्यादा। इसमें होता है कि बिजली के खुले तारों को कैसे सुरक्षित करना है, गड्ढों में पानी भरने से कैसे रोकना है, या फिर तेज हवाओं में क्रेन जैसे भारी उपकरण इस्तेमाल करने हैं या नहीं। ये तो बहुत गहरी प्लानिंग है। ये पहले से अनुमान लगाना है कि प्रकृति क्या परेशानियां खड़ी कर सकती है। और फिर है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स। अच्छा, वो बॉक्सेस वाले चार्ट्स। हाँ, सुनने में ये कॉर्पोरेट जार्गन लगते हैं, पर इनका मतलब सीधा है। जब कुछ गलत हो तो किसे फोन करना है, और अगर वो ना सुने तो उसके बॉस को कैसे पकड़ना है। मतलब जिम्मेदारी तय करने का एक नक्शा। बिल्कुल। तो गलतियां करते हैं तो लोगों को इस सिस्टम में कैसे फिट किया जाता है? ट्रेनिंग के जरिए। और ये सिर्फ एक दिन की फॉर्मेलिटी नहीं है। अच्छा। मैनुअल में ट्रेनिंग के कई स्तर हैं। सबसे पहले है HSE इंडक्शन। ये हर किसी के लिए अनिवार्य है। इसे आप साइट पर आने का पासपोर्ट समझ सकती हैं। मतलब यहाँ सिगरेट मत पीना या हेलमेट पहने रखना जैसी बातें। हाँ, वो भी। और उसके बाद असली ट्रेनिंग शुरू होती है, जैसे HIRA और JSA। HIRA, JSA। हाँ। ये सब तो सुनने में बहुत भारी भरकम लगते हैं। क्या ये बस अलग अलग तरह की चेकलिस्ट्स हैं? इन्हें आप 3 स्तरों पर देख सकती हैं। HIRA यानी हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। ये पूरी साइट का एक, कह सकते हैं, गूगल मैप्स है। गूगल मैप्स कैसे? ये बताता है कि बड़े बड़े खतरे कहाँ हैं, कहाँ ऊंचाई पर काम हो रहा है, कहाँ बिजली का मेन पैनल है। मतलब एक चिड़िया की नजर से पूरी साइट का खतरा देखना। अच्छा, तो ये एक ओवरव्यू हो गया। बिल्कुल। फिर आता है JSA यानी जॉब सेफ्टी एनालिसिस। ये किसी खास काम की स्टेप बाय स्टेप गाइड है। जैसे कोई रेसिपी? हाँ, एक तरह से। जैसे अगर एक भारी AC यूनिट लगानी है तो पहला कदम पावर कट करो। दूसरा कदम ये पक्का करो कि उठाने वाली मशीन की जांच हो चुकी है। ये काम के हर चरण के खतरों का विश्लेषण है। और एक TBT भी होता है शायद? हाँ, टूल बॉक्स टॉक, TBT। ये रोज का 5 मिनट का वेदर फोरकास्ट है। हर सुबह सुपरवाइजर अपनी टीम को बताता है, दोस्तों आज हमें उस कोने में खुदाई करनी है जहां कल रात बारिश हुई थी, तो फिसलने का ध्यान रखना। अच्छा, तो ये उस दिन के ताजा खतरों के बारे में है, मैक्रो से माइक्रो तक। एकदम सही। साइट, फिर काम, और फिर उस दिन का काम। ये तो बहुत विस्तृत है। लेकिन क्या कोई भी ये काम कर सकता है? मतलब क्या मैं जाकर वेल्डिंग शुरू कर सकती हूँ अगर मैंने JSA पढ़ लिया हो तो? नहीं, यहीं पर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट की भूमिका आती है। अच्छा। मैनुअल इस पर बहुत जोर देता है। सिस्टम कहता है, हमें तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं है, हमें कागज दिखाओ। हर इलेक्ट्रिशियन का लाइसेंस, हर क्रेन ऑपरेटर का सर्टिफिकेट, सब कुछ फाइल में होना चाहिए। ये सुनिश्चित करने के लिए कि काम करने वाला व्यक्ति सिर्फ जानता ही नहीं बल्कि प्रमाणित भी है। हाँ, और इन सब पर नजर रखने के लिए एक सेफ्टी कमेटी होती है, जिसमें मैनेजमेंट और मजदूर दोनों होते हैं। ताकि ये सिर्फ एक तरफा आदेश न लगे। बिल्कुल। ठीक है, तो योजना बन गई, लोगों को ट्रेनिंग मिल गई। अब आते हैं रोज के काम पर। मान लीजिए मुझे आज दीवार में ड्रिल करना है, क्या मैं बस अपनी ड्रिल मशीन उठाकर काम शुरू कर सकती हूँ? बिल्कुल नहीं। क्यों? यहीं पर वर्क परमिट सिस्टम आता है, खासकर किसी भी ऐसे काम के लिए जिसमें जरा भी जोखिम हो। ऊंचाई पर काम, वेल्डिंग या किसी बंद जगह में काम करना, आपको एक परमिट चाहिए। लेकिन एक मिनट, हर छोटे काम के लिए वर्क परमिट, रोज सुबह टूल बॉक्स टॉक, क्या इससे काम की रफ्तार बहुत धीमी नहीं हो जाती? असली मकसद ही यही है। ये सिस्टम इंसान की जल्दबाजी करने की आदत के खिलाफ एक डिजाइन है। अच्छा, मतलब ये एक अनिवार्य ठहराव है। बिल्कुल सही शब्द है।
ये आपको ऑटो पायलट मोड से बाहर निकालकर सोचने पर मजबूर करता है, इस काम में क्या गलत हो सकता है। ये जल्दबाजी और अनुभव के अहंकार पर ब्रेक लगाता है। अनुभव का अहंकार, ये दिलचस्प है। मतलब जो वर्कर 20 साल से वही काम कर रहा है, उसके लिए भी एक रिमाइंडर। बिल्कुल। और ये सिर्फ परमिट तक सीमित नहीं है। हर पावर टूल की जांच, हर बिजली के सर्किट ब्रेकर का टेस्ट, साइट पर आने वाली हर गाड़ी की फिटनेस, पीयूसी, बीमा, सबकी जांच होती है। और क्लाइंट भी तो ऑडिट करता होगा। हाँ, मतलब आप पर हर तरफ से नजर रखी जा रही है, आपकी खुद की टीम, कंपनी और क्लाइंट। ऐसा लगता है जैसे किसी किले की सुरक्षा की जा रही हो। इस सब में उस मजदूर का क्या जो ये सारा काम कर रहा है? क्या उसकी सुविधाओं के बारे में भी कुछ है? हाँ, और ये बहुत जरूरी है। मैनुअल में पीने का साफ पानी, साफ सुथरे शौचालय, मजदूरों के लिए आराम करने की जगह और एक अच्छी कैंटीन का जिक्र है। ये तो अच्छी बात है। ये सिर्फ अच्छी बात नहीं, ये सुरक्षा रणनीति का एक अहम हिस्सा है। एक थका हुआ या असुविधा में काम कर रहा कर्मचारी गलती करने की ज्यादा संभावना रखता है। तो अच्छी सुविधाएं देना सीधे तौर पर बेहतर सुरक्षा में निवेश है। ठीक है, तो ये सिस्टम बहुत सारी चीजों को होने से रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गलतियां तो होती हैं। हाँ, होती हैं। तो ये सिस्टम ऐसी घटनाओं से कैसे निपटता है? इसकी शुरुआत होती है नियर मिस रिपोर्टिंग से। नियर मिस मतलब बाल बाल बचना। जैसे मेरे सिर के पास से एक हथौड़ा गिरा पर मुझे लगा नहीं। हाँ, बिल्कुल वही। ज्यादातर लोग तो शायद राहत की सांस लेकर काम पर वापस लग जाएंगे। इसे रिपोर्ट करने की क्या जरूरत है? देखिए, नियर मिस रिपोर्ट करना एक सुपर पावर की तरह। सुपर पावर? सोचिए, एक ईंट गिरी, किसी को चोट नहीं लगी, सबने राहत की सांस ली। लेकिन एक परिपक्व सिस्टम कहता है, रुको, ये हादसा नहीं है, ये भविष्य की एक झलक है। वाह। उस एक ईंट की रिपोर्टिंग शायद ये उजागर कर दे कि ऊपर सेफ्टी नेट फटा हुआ है। उस एक रिपोर्ट से अगली बार किसी की जान बच सकती है। मतलब ये सिस्टम हादसों की संभावनाओं से भी सीख रहा है। बिल्कुल। और अगर भगवान न करे कोई घटना हो ही जाए तो? इसके लिए भी एक प्रोटोकॉल तैयार है। साइट पर एक फर्स्ट एड बॉक्स जिसकी पूरी सूची बाहर लगी हो, एक क्वालिफाइड फर्स्ट एडर जिसका सर्टिफिकेट भी फाइल में हो, और उसका फोन नंबर हर जगह डिस्प्ले पर। एक अलग फर्स्ट एड रूम, पास के अस्पताल से टाई अप और एम्बुलेंस का नंबर हर किसी की नजरों के सामने। तैयारी तो पूरी है, लेकिन इमरजेंसी के वक्त तो सब घबरा जाते हैं। उस घबराहट में इन सब योजनाओं का क्या होता है? यहीं पर अभ्यास काम आता है। मैनुअल में मॉक ड्रिल का रिकॉर्ड और तस्वीरें रखने पर जोर दिया गया है, ताकि वो आपकी मसल मेमोरी का हिस्सा बन जाए। हाँ, इसके लिए एक ईपीआर टीम यानी इमरजेंसी रिस्पांस टीम बनाने के निर्देश हैं। इस टीम की अपनी एक किट होगी जिसमें सीटी, टॉर्च, फर्स्ट एड का सामान, ये सब होगा। ताकि जब दिमाग काम करना बंद कर दे तब शरीर को पता हो कि क्या करना है। एकदम सही। ये सब तैयारी तो बहुत अच्छी है, लेकिन क्या कंपनियां ये सब सिर्फ अपनी अच्छी नीयत से करती हैं या इन पर कोई कानूनी डंडा भी है? बिल्कुल है। यहीं पर यह सिस्टम कंपनी की पॉलिसी से बढ़कर कानूनी बाध्यता बन जाता है। अच्छा। दस्तावेज में बार बार बीओसीओ एक्ट, ईएसआई और पीएफ जैसे कानूनों का जिक्र है। मतलब अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते तो आप सिर्फ कंपनी की पॉलिसी नहीं बल्कि देश का कानून तोड़ रहे हैं। तो कानून का डर तो है, लेकिन क्या सिर्फ डर से काम चलता है? आप किसी को जबरदस्ती कब तक सुरक्षित रख सकते हैं? बहुत अच्छा मुद्दा उठाया आपने। और यहीं पर सुरक्षा प्रक्रिया से संस्कृति में बदल जाती है। संस्कृति में? हाँ, एक अच्छी सुरक्षा संस्कृति वो है जहां लोग नियमों का पालन सजा के डर से नहीं बल्कि एक साझा जिम्मेदारी के तौर पर करते हैं। इसीलिए मैनुअल में मोटिवेशनल प्रोग्राम, सेफ्टी ओथ, क्विज प्रोग्राम, इन सब का उल्लेख है। मतलब हर व्यक्ति को सुरक्षा का सिपाही बनाना। हाँ, उन्हें इसमें भागीदार बनाना। मैंने इसमें सेफ्टी पार्क और इमेज मिरर जैसी कुछ अनोखी चीजों के बारे में भी पढ़ा। ये क्या है? ये मनोवैज्ञानिक तरकीबें हैं। सेफ्टी पार्क एक छोटा सा एरिया होता है जहां सही और गलत तरीके से काम करने के मॉडल रखे होते हैं। एक विजुअल क्लासरूम। और इमेज मिरर? वो एक शीशा होता है जिस पर लिखा होता है, आप उस व्यक्ति को देख रहे हैं जो आपकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। वाह, ये तो बहुत असरदार होगा। ये आपको शीशा दिखाकर कहता है, आपकी सुरक्षा का हीरो कोई और नहीं, आप खुद हैं। पर मैनुअल में पेनल्टी सिस्टम और डेबिट नोट का भी जिक्र है। क्या इससे एक डर का माहौल नहीं बनता? ये इस सिस्टम का सबसे बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ आप लोगों को भागीदार बनाना चाहते हैं, दूसरी तरफ सजा का डर भी दिखाते हैं। इसका संतुलन बहुत नाजुक है। तो लोग गलतियों को छुपाने की कोशिश नहीं करेंगे। कर सकते हैं। आदर्श रूप में पेनल्टी सिर्फ बार बार और जानबूझकर की गई गंभीर गलतियों के लिए होनी चाहिए। अगर छोटी छोटी गलतियों पर भी सजा मिलने लगे तो हाँ, लोग नियर मिस जैसी घटनाओं को रिपोर्ट करने से डरेंगे। तो सजा आखिरी हथियार होनी चाहिए, पहला नहीं। बिल्कुल।
तो इस पूरी मशीन को एक साथ जोड़ने वाला गोंद क्या है? क्या चीज़ है जो इन सब अलग-अलग हिस्सों को एक सिस्टम बनाती है? एक शब्द में कहूं तो कम्युनिकेशन। संचार। हाँ, दस्तावेज में बार बार टू वे कम्युनिकेशन की बात कही गई है। सुरक्षा समिति की बैठकों का रिकॉर्ड रखना, साइट से हेड ऑफिस को नियमित रूप से रिपोर्टिंग करना। मतलब जानकारी का प्रवाह हर दिशा में होना चाहिए। हर दिशा में, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर और आपस में भी। जहां एक मजदूर बिना डरे अपने सुपरवाइजर को बता सकता है कि एक मशीन ठीक से काम नहीं कर रही। बिना कम्युनिकेशन के ये पूरा ढांचा बिखर जाएगा। तो हमने एक सूखी लगने वाली सूची से शुरुआत की और एक जटिल जीवंत प्रणाली की खोज की जिसे इंसानी जीवन की रक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। हाँ, ये सिर्फ नियमों का एक सेट नहीं है। ये योजना, जांच, प्रशिक्षण, प्रतिक्रिया और लगातार बातचीत की एक पूरी दुनिया है। और इसकी व्यापकता ही शायद इसकी सबसे बड़ी सीख है। बिल्कुल। कानूनी कागजात से लेकर साइट के लेआउट तक, रोज की प्रक्रियाओं से लेकर सांस्कृतिक पहलों तक, हर हिस्सा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये असल में एक खतरनाक माहौल में मानव व्यवहार को सुरक्षित बनाने का एक इंजीनियरिंग प्रयास है। हाँ, ये इस विचार पर आधारित है कि सही प्रणाली, प्रशिक्षण और संस्कृति के साथ जोखिम को उसे खत्म नहीं किया जा सकता, पर नियंत्रित जरूर किया जा सकता है। यह स्रोत सुरक्षा के लिए एक आदर्श और अत्यधिक संरक्षित प्रणाली प्रस्तुत करता है। श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह हो सकती है, इस तरह की एक व्यापक प्रणाली जो हर छोटे से छोटे विवरण को नियंत्रित करने की कोशिश करती है, एक वास्तविक अराजक निर्माण स्थल पर मानवीय रचनात्मकता और तात्कालिक निर्णय लेने की क्षमता के साथ कैसे संतुलन बनाती है। क्या हर नियम का पालन हमेशा सबसे सुरक्षित रास्ता होता है या कभी-कभी स्थिति की मांग के अनुसार नियमों से हटना ज्यादा जरूरी हो जाता है?